Hello everyone, welcome to our channel Beyond Chalk and Compass. So I hope you all are doing well. So here I am back with another video and आज रामनवमी है. So आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं. ठीक है. और हमारे लास्ट वीडियो में हमने स्वरों के बारे में जाना था, स्वरों के बारे में समझा था हमने. ठीक है. और अयोग वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम. ठीक है. और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी. मैंने इस वीडियो के ऊपर मतलब टाइटल में मैंने लिखा है कि क्लास 5th की आनंदम बुक है ये. बट क्लास 6 के जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे क्लास 6 के इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा आप लोगों का भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो संस्कृत वर्णमाला का ही है. तो ये आप लोगों की सिलेबस में भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितना क्लास 5th का इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, इसी से आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा. जब भी मैं प्लेलिस्ट डालूंगी क्लास 6 की चैप्टर 1 की, तो उस टाइम मैं सिर्फ उसको रिवाइज कराऊंगी. ठीक है. और हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे. बट समझाने का काम मैं इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में कर रही हूँ. ठीक है. तो आप इसको अच्छे से देखो, समझो. ओके. तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको सारा. हमने पढ़ा था पहले भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो क्या होती है? हमारी वर्ण होती है. ठीक है. वर्णों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया. कौन कौन से? स्वर और व्यंजन. स्वरों के बारे में हमने जाना. क्या स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं. ठीक है. जिनमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो होते हैं हमारे स्वर. ठीक है. अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा. ठीक है. स्वरों को फिर हमने जाना कि स्वर हमारे कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं. ठीक है. 13 स्वरों को में हमने उसको डिवाइड किया दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुस स्वरों में. ठीक है. 5 हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लग रहा है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें आ, ई, उ, री और री. ठीक है. 5 स्वर. उसके बाद दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, वो 8 स्वर. और हमारे प्लुस स्वर किसमें? 3 मात्राओं का समय लगता है, और ये वैदिक मंत्रों में इसका उपयोग होता है. फिर हमने अयोगवाह को पढ़ा था. अयोगवाह क्या होते हैं? स्वरों के बाद लगने वाले अनुस्वार और विसर्ग. तो ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, और इनका उच्चारण कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता. ठीक है. उनको बोलते हैं हम अयोगवाह. नाउ कमिंग अप टू द व्यंजन वाले टॉपिक पे, व्यंजन वाले पार्ट पे. ठीक है. देखो, हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था. स्वर क्या होंगे? जिसमें किसी की भी हेल्प नहीं लगती, सहायता नहीं लगती. परंतु हमारे व्यंजन क्या होंगे? जिनमें स्वरों की सहायता लगती है. ठीक है. और ये देखो, जैसे मैंने उसको अंडरलाइन वो सर्कल भी किया है. इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लगती है. ठीक है. संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या हाईलाइट किया है मैंने, आप इसको जरूर नोट डाउन करना. 33 है. स्वरों की कुल संख्या 13 है, बट व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है. क्लियर? इसके बाद ये स्वरों के बाद क्रमशः इस प्रकार लिखे जाते हैं. ठीक है. कैसे लिखे जाते हैं? लाइक दिस. एक सेकेंड. हाँ, देखो, जैसे ये पहला उदाहरण है कमलम. ठीक है. अब आप देख रहे हो इसमें जो क वर्ड है, हालांकि व्यंजन ऐसे होगा, का के नीचे हलंत होगा तो ये व्यंजन है. परंतु अगर ये क पूरा लिखा हुआ है विदाउट हलंत, ठीक है, बिना हलंत के लिखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या निहित है? अनिहित है. हमेशा अगर कोई भी व्यंजन पूरा लिखा जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वरों की हेल्प लग ही रही है. बिना स्वरों की हेल्प के व्यंजन पूरा नहीं लिखा जा सकता. ठीक है. मैंने इसको आपको दिखाया भी है करके. जैसे क लिखा है तो क हलंत प्लस अ. ठीक है. तो कमलम बना वो. अब व्यंजनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, तो हम व्यंजनों को ना 5 पार्ट में पहले डिवाइड कर लो, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो. कैसे? 5 ग्रुप कौन कौन से? पहला है ये कवर्ग. कवर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ गए? क, ख, ग, घ, न. क्लियर? उसके बाद हमारा जो दूसरा ग्रुप है, उसमें आ जाओ आप चवर्ग. तो च, छ, ज, झ, य. क्लियर? इसके बाद आप आ जाओ उसके अगले वाले ग्रुप पे. उसके अगले वाला ग्रुप कौन सा हो गया हमारा? ट वर्ग ना. हाँ, ट वर्ग. तो ट, ठ, ड, ढ, न. ट, ठ, ड, ढ, न. क्लियर? इसके बाद आ जाता है हमारा त वर्ग. त, थ, द, ध, न. ठीक है. इसके बाद हमारे आते हैं क्या? 5 वर्ग हमारे ये हो गए. 5वां वर्ग हमारा ये है प, फ, ब, भ, म. सभी में आपको याद रखना है, ऐसे ये भ लिखा हुआ है अगर भवनम में, तो वो भा कैसे कंप्लीट है? भा के अंदर आ की मात्रा निहित है. ठीक है. ह्रस्व अ की. ठीक है. इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन. अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व. य, र, ल, व.
ओनली, यही 4 अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद जो ये श दिख रहा है आपको, शंख वाला श, 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 स और ह, ये चारों क्या है हमारे ऊष्म व्यंजन। अभी मैं इनको बताऊंगी आपको, ये लिखे हुए हैं, उनको आप देखिएगा। हम्म, हाँ जी, ये रहे व्यंजनों के भेद। व्यंजन भी हमने 3 प्रकार से डिवाइड कर दिए। जैसे हमने स्वर डिवाइड किए थे कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर, वैसे ही हमने व्यंजनों को भी डिवाइड कर दिया है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से, जो कि मैंने आपको 5 ग्रुप बताए हैं, कवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, टवर्ग और चवर्ग। ठीक है, ये चार, ये जो 5 वर्ग हैं वो हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 5 ग्रुप है, वर्ग मतलब ग्रुप। ठीक है, 5 ग्रुप, और ईच ग्रुप कितने मेंबर्स हैं, ईच ग्रुप में 5 मेंबर्स। ठीक है, क ख ग घ ङ, च छ झ झ य, ट ठ ढ ढ ण, त थ ध ध न, प फ भ भ म। ठीक है, इसी तरीके से का से लेके माँ तक के सभी जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है। इनकी टोटल संख्या मैंने बताया 5 ग्रुप, और ईच ग्रुप में 5 मेंबर है, तो कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25। ठीक है, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ये क्या हो गया, ये 4 मैंने आपको जो भी बताया था, य, र, ल, व, ये क्या है अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, ये भी कितने हैं हमारे 4, श, 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 ह। ये तो आपका चैप्टर सिर्फ और सिर्फ जो पहला चैप्टर था वो इतना ही था, और ये क्लास 5th और क्लास 6 दोनों में ही पहला चैप्टर संस्कृत वर्णमाला का है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं क्लास 6 की प्लेलिस्ट जब बनाऊंगी, जब क्लास 6 की वीडियोस अपलोड करूंगी, तो उसमें मैं पहला चैप्टर नहीं बताऊंगी, बट मैं फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कराऊंगी। तो मैं आई बटन पे ना 6 क्लास की जो प्लेलिस्ट डालूंगी, उस पर आई बटन पे मैं इसका लिंक अपलोड कर दूंगी, तो आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है, अगर आपको फुल डिटेल्स में देखना है तो। ठीक है, अब चलो इसके ना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा हम ध्यान रखेंगे, हर चैप्टर खत्म होने के बाद ना उस पे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको देखते हैं हम। ये देखो, ध्यातव्यम मतलब कि ध्यान रखने योग्य जो बाकी बातें होती हैं वो। ठीक है, देखो ये हमने देखा था क ख ग घ य, च छ झ झ य और ट ठ ढ ढ ण। ठीक है, ये जो तीनों वर्ड हैं इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। आप कभी भी देख लो, इन वर्ड से शुरू होने वाला हमने कोई भी शब्द नहीं देखा, इन वर्णों से शुरू होने वाला हमने कोई भी वर्ड नहीं देखा है। तो संस्कृत शब्दों के बीच में संयुक्त अक्षरों के रूप में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए इनको वर्णमाला में रखा गया है। जैसे जैसे ये देखो अंक, यहाँ पे अंग का यूज हो रहा है, चंचल, ठीक है, बीच में यूज हो रहा है, घंटा, इनमें बीच में यूज हो रहा है। ठीक है, पूरे अक्षर के रूप में वर्ण या गुण आदि, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो हम एक और इसमें टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है, स्वरों की मात्राएं। मैंने आपको अभी बताया है कि व्यंजन कभी भी अकेले यूज में नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों को यूज में लेने के लिए हमको स्वरों की हेल्प लगती है। तो व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्रा का रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ये रहा, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, स्वरों के अंतर्गत अयोगवाह यानी अनुस्वार या विसर्ग का भी मात्रा रूप में, जो हमने अयोगवाह पढ़े थे ना, अनुस्वार और विसर्ग, उसको भी मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि ये देखो, पहले आपको नॉर्मल स्वरों की मात्रा बता रहे हैं, मैंने आपको भी का और आ का उदाहरण दिया था। अगर का ऐसा लिखा हुआ है तो ये व्यंजन है, और अगर का इसको पूरा लिखा हुआ है तो उसमें स्वर निहित है। अब जो ह्रस्व आ होता है ना, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो इसलिए ये क। दीर्घ आ है, उसकी मात्रा है तो का। का धन ई ह्रस्व है तो उसकी मात्रा ह्रस्व ई आ गई। क धन दीर्घ ई तो बड़ी ई बड़ी ई की मात्रा आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे ये जो हमारे सारे व्यंजन दे रखे हैं, सभी व्यंजनों की सभी व्यंजनों को बोलने के लिए उसमें स्वरों की मात्राएं निहित है। अब देखो एक ये वर्ड देखो, का धन ऋषि वाला री तो क्री, का धन ऋषि वाला दीर्घ री, तो आप देख रहे हो 2 मात्राएं आ गई यहाँ नीचे, लिरी आ गया तो क्लिरी। ठीक है, इस तरीके से इसमें मात्राएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार सभी व्यंजनों के साथ स्वरों के मात्रा रूप का प्रयोग होता है। मैंने आपको अभी बताया है, बार बार इसी चीज को रिपीट कर रही हूँ, व्यंजन कभी भी अकेले नहीं बोले जा सकते, नहीं उनका यूज हो सकता, इसलिए उनका यूज करने के लिए स्वरों की सहायता लगती है। ठीक है, और व्यंजन अगर खाली अकेला लगा हुआ लिखा हुआ है तो उसके नीचे हलंत का यूज करोगे आप हमेशा। क्लियर, आगे देखते हैं अब हम। ठीक है, इसी प्रकार सभी व्यंजनों के साथ स्वरों के मात्रा रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो आप, एक और ये पॉइंट है ध्यातव्य मतलब ध्यान रखने योग्य बातें जो है वो क्या है, आजकल ऋषि वाला जो हमारा री होता है, री तथा लिरी का प्रयोग कम होता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो इनका प्रयोग होता है ना वो हमारे वैदिक मंत्रों में होता है। मतलब जो आप वैदिक मंत्र सुनते हो, जैसे कि आप ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र सुन रहे हो, किसी भी भगवान की स्तुति मंत्र सुन रहे हो, उन सब में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें जो मंत्रों का यूज होता है उसमें इनका प्रयोग होता है। नॉर्मल हमारी जो भाषा है उसमें नहीं होता। ठीक है,
व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों के नीचे लगी आड़ी रेखा, जो ऐसे मैंने आपको निशान लगा हुआ था क के नीचे, उसको हम क्या बोलेंगे, हलंत। ठीक है, क्योंकि ये हल, व्यंजनों को हम हल बोलते हैं। ठीक है, हल व्यंजन वर्णों के अंत में ही लगता है। ठीक है, इसलिए इसको हल धन अंत हलंत। ठीक है, जब व्यंजन के साथ स्वर लगते हैं तो हलन चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, क धन आ करोगे तो हलंत का लोप हो जाएगा। हलंत तो तब लगेगा ना जब वो आधे हैं, है ना। अब देखो, ये रा व्यंजन के साथ ऊ तथा दीर्घ ऊ की मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगाई जाती। कैसे लगती है फिर ये, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो, रा के साथ जब आप ह्रस्व ऊ लगा रहे हो तो आप देखोगे मात्रा थोड़ी डिफरेंट है, और रा के साथ जो आप दीर्घ ऊ लगा रहे हो उसकी मात्रा थोड़ी डिफरेंट है। ये जो ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, वो थोड़ी मुड़ी हुई है, देखो। और यहाँ पे उसको नहीं घुमाया है, एज इट इज यूज कर लिया है। क्लियर, इसको आपको ध्यान से देखना है। आगे हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एक मंजूषा दी हुई है। उस मंजूषा में से आपको वर्णों को, देखो, मंजूषायाम दत्तेषु वर्णेषु स्वरान व्यंजनानि च पृथक कुरुत। मतलब मंजूषा में दिए गए वर्णों में से स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, इसको आप खुद भी सॉल्व करना। हालांकि मैं आपको आंसर्स दिखा रही हूँ, नो वरीज, बता रही हूँ आपको आंसर्स, बट आप खुद से भी सॉल्व करना। ठीक है, ये देखो, आपको मंजूषा मतलब जो आपको हेल्प बॉक्स दिया होता है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स में, उसको। ठीक है, देखो, इसमें स्वर और व्यंजन का कॉलम बना हुआ है, इसमें से आपको अलग अलग करके छाट के लिखना है, स्वर कौन से और व्यंजन कौन से हैं। स्वरों में आपको दिख रहा है, सबसे पहले अ आ गया, फिर हमारा ऋषि वाला री आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, ई आ गया, और देन ऊ आ गया फिर। ठीक है, और व्यंजनों में न, प, य, व, ण, ढ। ठीक है, ये सारे हमारे कौन से वर्ण हो गए, व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्यंजन सह स्वरायन मेलियत लिखत च। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए और लिखिए। देखो, ये च है हलंत वाला, उसके साथ ए को जोड़ना है तो चे, पा के साथ आ को जोड़ना है तो पा, ला के साथ ऊ को जोड़ना है तो लू, ना के साथ ओ को जोड़ना है तो नो, भा के साथ ऊ को जोड़ना है तो वू। अब देखो, ये जो नो है ना, इंग्लिश वाला नो नहीं है, एन ओ नो नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट कि ना के साथ ओ को जोड़ना है, व्यंजन के साथ आपको स्वरों को जोड़ना है। ठीक है, तो का के साथ आपने दीर्घ ई को जोड़ा तो की, बड़ी ई की मात्रा लग गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्वरान निर्देश अनुसार लिखित। निम्नलिखित स्वरों को निर्देश के अनुसार लिखना है। निर्देश कौन से हैं हमारे, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, मैंने आपको कुछ स्वर ऐसे बताए थे जो कि हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बताए थे मैंने, ए, आई, ओ और औ। थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, आप अपने तरफ से उसको जूम कर लेना। ठीक है, इफ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये देखो, अब आ है, जो ह्रस्व ई आ है वो ह्रस्व आ, ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई में आ गया, ह्रस्व ऊ के कॉलम में आ गया, दीर्घ ई दीर्घ ई के कॉलम में, ऊ दीर्घ ऊ के कॉलम में, और दीर्घ जो हमारी ऋषि है वो भी ऋषि के कॉलम में आ गई। ठीक है, सेम ऐसे जो हमारे संयुक्त स्वर हैं, ओ, औ और ए, एक कॉलम में आ गए। क्लियर, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखिए, ये एक जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली क्रियाकलाप है। ठीक है, ये आप लोगों के इनरिचमेंट एक्टिविटीज की तरह यूज कर सकते हो आप उसको। ठीक है, पहले ये देखो, आप जो एनालिटिकल जो हमारी स्किल्स होती हैं, भवान चिंतित, आप इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। क्या है, उच्चारण या बनावट की दृष्टि से वर्णों में अधिक विविधता देखने को मिलती है, फिर भी ये अनेकता में एकता की अद्भुत मिसाल है। क्या आप भी वर्णों की तरह भिन्न भिन्न परिवेश से आए हैं, मतलब क्या आप भी, जैसे हमारे ये वर्ण अलग अलग तरीके से यूज में लेते हैं, अलग अलग उनका उच्चारण होता है, अलग अलग उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, इस तरीके से आप भी अलग अलग जगह से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, आपकी फैमिली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से बिलोंग करती होगी, वो इस साइज में बोल रहे हैं। ग्रुप एक्टिविटी आप करवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अब ये है हमारी क्रियाकलाप, इनरिचमेंट एक्टिविटी। स्वरों की मात्राओं वाले दो दो शब्द लिखकर अध्यापक को दिखाइए। ठीक है, अध्यापक को दिखाना है आपको। जैसे आ से अंत होने वाले शब्द लिख दिए, दीर्घ आ से, छोटी ई से, बड़ी ई से, ऊ से, और दीर्घ ऊ से, ऋषि से, ए, आई, ओ, औ, इन सब से लिखने वाले दो दो शब्द आपने लिख दिए। ठीक है, दूसरा हमारा जो आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, आप अब आजकल देख रहे हो हमारी जो बुक्स भी पब्लिश होके आ रही है ना, उसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ को ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। ठीक है, और सही भी है ये, नो डाउट, बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है, बच्चे थोड़ा इंटरेस्टली सब्जेक्ट को पढ़ पाते हैं। तो आपसे एक यही रिक्वेस्ट होती है टीचर से कि टीचर वो इस चीज़ को करवाए क्लास में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।
थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, नोट्स प्रिपेयर करना, एंड इफ़ यू फाउंड कि ये वीडियो अच्छी है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, पक्का करना सब्सक्राइब, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूँ तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।